जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ये किसान बिल पे बात करेंगे, है ना, फार्म बिल पे। तो ये फार्मा बिल जो है, यानी कि हम कहें तो किसान विधेयक 2020, ठीक है, 2020। इस पर बहुत कुछ विरोध हो रहा है ना। ये क्या है, तो इन सबको हम लोग समझेंगे और विरोध के क्या कारण है, उचित है अनुचित है, वो आप स्वयं तय कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं इसको एक्चुअल में ये है क्या। वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को, यानी इधर घंटी होगी, उसको दबा लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करें, है ना, कि कन्फ्यूजन से दूर रहें, क्योंकि समस्या बहुत है। लोग मिथ्या फैला रहे हैं ना, चीज़ें जो एक्चुअल में नहीं है उसको लोग बढ़ावा दे रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, है ना। बहरहाल वीडियो शुरू करें और लाइक कर दीजिए वीडियो को, प्यारा सा, है ना। देखिए समझते हैं पूरा इसको क्या है। देखिए 3 बिल आए हैं, पता है ना। अच्छा, बिल क्या होता है, मैं इसमें बिल कह रहा हूँ, बिल मतलब विधेयक, ठीक है। बिल होता है जिसे हम कहते हैं विधेयक। ये क्या होता है, तो देखिए कोई भी कानून आपको बनाना है ना, संसद क्या करती है, संसद किस लिए होता है, कानून बनाना, बस उसका यही काम है। और क्या बाकी चीज़ें, यानी कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्या कैसे विकास होना चाहिए, यही तो है सब, संसद का काम यही है। और संसद 3 लोगों से मिलकर बनता है ना। तो इसमें क्या है, 3 मतलब क्या, देखिए संसद जो है, संसद की बात करें तो हम संसद जब कहें तो इसमें हमें किसको किसको समझ लेना। देखिए राष्ट्रपति, हालांकि ये भाग नहीं लेता कार्रवाइयों में लेकिन सबसे अहम हिस्सा यही है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो देखिए लोकसभा तो हम लोग जानते हैं आम चुनाव से, हमारे प्रत्यक्ष वोटिंग से ही लोकसभा में सदस्य चुन के जाते हैं ना। प्रधानमंत्री भी क्या है, लोकसभा का सदस्य होता है, ठीक है। उसको भी उतनी ही सैलरी मिलती है जितने अन्य सांसदों को, ठीक है। बाकी अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा जो है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है इसमें, है ना, 6 वर्ष के लिए होता है। आमतौर पे स्थायी सदन कहते हैं इसे, उच्च सदन कहते हैं इसको, ठीक है। ये निम्न सदन है, ये उच्च सदन है। तो ये जनप्रतिनिधि यहाँ होते हैं और इसमें भी जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो वो 2 साल के बाद बदल जाते हैं ना। वो प्रोसीजर हम लोग बाद में समझेंगे। मेन चीज़ क्या है, कोई भी विधेयक जो है, विधेयक मतलब बिल, हमें कानून बनाना है, ठीक है। हमें लग रहा है कि बेहतर है तो हम क्या करेंगे, अपना जो भी बनाना है अच्छे से तैयार कर लेंगे हम लोग, जो भी कमेटी में होंगे, जो भी लोग होंगे, और उसको हम लोग कहेंगे कि इसको कानून बनाना चाहिए। तो इसको हम लोग लोकसभा में या राज्यसभा में उसको पेश करेंगे। आमतौर पे सबसे ज़्यादा लोकसभा से ही पेश की जाती है। निम्न सदन, है ना, जनप्रतिनिधि, जनता से जुड़े हुए लोग डायरेक्ट होते हैं यहाँ पे, और ये भी होते हैं, लेकिन ये क्या है, इनके द्वारा चुने जाते हैं ना राज्यसभा के सदस्य। तो फिर ये क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए सबसे पहले हमेशा लोकसभा में ही पारित करा लिया जाता है, यानी कि वहाँ पे पास हो गया, ठीक है, लोकसभा में पास हो गया। इस समय जो है लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी, है ना। तो लोकसभा में पास होने के बाद वो अब फिर उसे राज्यसभा में भेजना होता है, ठीक है। अब राज्यसभा में, क्योंकि दोनों सदन में अगर जब तक पास ना हो, ठीक है, दोनों सदन में पास ना हो तब तक वो राष्ट्रपति के पास जाता नहीं है। तो राज्यसभा में पास होगा नहीं होगा ये तय करता है कि राज्यसभा में जो भी रूलिंग पार्टी है उसके कितने सदस्य हैं, या उसके हम कहें तो जो संगठन वाले लोग हैं, गठबंधन वाले, कुल मिला के यहाँ पे विपक्ष वाले लोग भी होते हैं, पक्ष वाले भी लोग होते हैं। अगर उनको लगता है कि भाई ये ठीक है तो पास करेंगे, नहीं तो यहाँ भी नहीं पास करना चाहेंगे अगर गलत होगा तो, और यहाँ भी नहीं। तो आमतौर पे यहाँ अड़चनें देखने को मिलती हैं। बहुत सारे विधेयक ऐसे रहे हैं जो राज्यसभा में कई कई वर्षों से अटके थे, समझ रहे हैं, दशकों बीत जाते हैं, कानून बन ही नहीं पाता है। तो लोकसभा में पास हो गया है ये अभी तक, उसके बाद राज्यसभा में पेंडिंग पे है। वहीं पे होता ना कि जो सांसद होते हैं कहीं ये लेके भाग रहे हैं, वो लेके भाग रहे हैं, जो भी करते हैं,
क्या मतलब है। मान लीजिए हम दोनों जगह पास हो गया, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, फाइनली सिग्नेचर करेगा और वो क्या बन गया, कानून बन गया। ठीक है, कानून बना दिया जाता है। तो जब तक वो कानून नहीं बना है तब तक वो क्या बनता है, वो रहता है बिल, विधेयक। ठीक है, एक्ट में परिणत तब होगा जब संसद से पास कर दिया जाए। अब मैं कहूँगा संसद मतलब इन तीनों लोगों को देख लेना आपको। ठीक है, फिलहाल ये तो बस ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए है। तो ये जो है लोकसभा में पास हो गया है। अब लोकसभा में पास होने में ज़्यादा टाइम तो है नहीं, बीजेपी एनडीए के पास अपने आप इतने ज़्यादा जो है सदस्य हैं, पास हो जाता है आसानी से। राज्यसभा में बहुत ज़्यादा अड़चने नहीं हैं। फिलहाल क्या है ये हम लोग समझते हैं। तो देखिए किसान विधेयक जो 2020 यानी कि किसान जो बिल था वो क्या है, नंबर 1 कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य, यानी इसे हम कहें संवर्धन और सुविधा विधेयक, अधिनियम नहीं अभी विधेयक है 2020। ठीक है, तो इसके तहत क्या है, इसमें गवर्नमेंट, मैं इसको समझाए दे रहा हूँ, इसके तहत जो है गवर्नमेंट क्या करती है, क्या करे, देखिए कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य, ये व्यापार और वाणिज्य के संबंध में ये विधेयक लाया गया है। ये संवर्धन और सुविधा के हिसाब से इसमें क्या किया गया है, एक्चुअल में पूरा उसको समझेंगे जब, तो इसमें जो है किसान, पहले ऐसा नहीं होता था कि आप अलग राज्य में, अलग स्टेट में अपना उत्पादन बेच सकें। ठीक है, आप सीमित थे, आप अपने एरिया में ही बेचेंगे, अपने स्टेट में ही बेचेंगे। ठीक है, तो आप कहीं भी किसी भी राज्य में आपको जहां अच्छा रेट मिलता है वहां बेचिए, है ना। आप किसी भी कंपनी से आप उसमें क्या कर सकते हैं, कंपनी हो या किसी, मान लीजिए आप विक्रेता हैं और क्रेता कोई भी हो सकता है, बातचीत हो गई, आराम से आप डायरेक्ट बेच लीजिए। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सरकारी दुकान पे बेचना है या जो भी। ठीक है, तो आपको जहाँ बेहतर लगे आप अलग राज्य में बेच सकते हैं, भारत में कहीं भी बेच सकते हैं। ठीक है, पहले ऐसी सुविधा नहीं थी। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, उत्तर प्रदेश में मुझे बढ़िया रेट नहीं मिल रहा है तो मैं दिल्ली बेच सकता हूँ ना जाके, है ना। मैं अपनी फसल को दिल्ली बेच सकता हूँ और मेरी मर्जी, मैं उत्तराखंड चला जाऊँ, है ना, एमपी में चला जाऊँ या आगे कहीं किसी भी राज्य में। ठीक है, बाकी सारे उत्पाद तो होते हैं लेकिन खेतीबाड़ी वाले में, कृषि क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता था। तो ये किया गया है इसमें। अभी मैं ये समझाऊंगा विरोध का कारण क्या है, लोग क्या समझ रहे हैं। देखिए दिमाग में जो है लोगों को बात पूरी समझ में आई नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान लेकर के फिर वो परेशानी हो जा रही है। तो ये इसमें किया गया है, यानी कि कोई बाउंडेशन नहीं है, आप अपनी मर्जी से कहीं भी बेच सकते हैं, आपको जहां बेहतर रेट मिले। अब मैं बता दे रहा हूं विरोध का कारण क्या है यहाँ पे। तो देखिए आमतौर पे देखिए एमएसपी होती है, एमएसपी। ठीक है, किसानों को लग रहा है, उसमें कौन से किसान हैं वो भी आप गौर करेंगे धीरे धीरे। एमएसपी के तहत इसका होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, मैं बता दूं, इसे कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत हम क्या करेंगे, किसानों को ये लग रहा है, जो भी किसान है, कि ऐसा है भाई इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी ख़त्म कर दी जाएगी। जी नहीं, इसमें गवर्नमेंट ने स्पष्ट कहा हुआ है कि एमएसपी ऐसे ही चलता रहेगा, यानी कि स्पष्ट है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको मिलेगा। यानी कि जब आप मिनिमम मतलब ये न्यूनतम है ना, न्यूनतम है, तो न्यूनतम सरकार जो खरीदती है, जो रेट, जैसे अभी धान बेचना है ना, तो 1900 1800 या जो भी रेट लगेगा वो क्या है, वो सबसे कम रेट है किसानों के लिए, वो सबसे कम रेट है, वो सरकारी रेट है। आप उससे अधिक कहीं भी बेचिए। ठीक है, और समस्या तो यही है ना, जो रेट लगा हुआ है उससे भी 200 300 100 रुपये 150 रुपये कम ही में लोग ले रहे हैं, है ना भाई। होता है ना, किसान भी सोचता है मंडी उतनी दूर है कैसे जाएं, है ना, उतना दूर जा रहे हैं, मेरे पास ज़्यादा है नहीं, 20-50 क्विंटल है तो कैसे, तो खर्चा ही वो हो जाएगा। तो जो भी है, जिसके पास है सुविधा वो भी ज़्यादा इतना गौर नहीं करता है, क्योंकि देखिए ये जो होता है मिनिमम है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि जब
आपका उत्पाद कहीं ना बिके आपके मन मुताबिक। मान लीजिए ये 1900 रुपये मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट ने शुरू किया हुआ है, यानी कि कहते हैं ना कि रेट क्या इस साल क्या रेट है, तो लोग कहते हैं 1900 शुरू हो गया या 1800 मान लेते हैं हम, 1800-1900 के बीच में ही होगा आमतौर पे। तो मान लेते हैं 1800 धान का रेट शुरू हो गया, तो आप इसे 1800 से 2000 में बेच लीजिए, 2200 में बेच लीजिए। लेकिन समस्या क्या है ना, किसान बेचारे क्या हो जाता है, 1800 रेट लगा हुआ है तो वो बाकी जो आएंगे बिचौलिए वो 1600 में खरीदेंगे, समझ रहे हैं, 1650 में खरीद लेंगे, बहुत बढ़िया है तो भैया 1700 में खरीद लेंगे। और किसानों को ये लगता है कि यार यही जो है यही हाईएस्ट रेट है, नहीं ये मिनिमम रेट है, ये मिनिमम रेट है, ठीक है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, सपोर्ट प्राइस मतलब वो सहायता के लिए ही तो है, जब आपका कहीं ना बिके तब गवर्नमेंट वो खरीद लेगी। यानी कि किसानों को लग रहा है कि एमएसपी हटा दी जाएगी, जी नहीं, एमएसपी चलती रहेगी, सरकारी दुकानें चलती रहेंगी, मंडियां मतलब चलती रहेंगी। मंडियों में आप मन करे तो आप मंडियों में बेचिए, मन करे आपको बढ़िया रेट मिल रहा है तो आप दूसरे जगह बेच लीजिए, किसी भी डायरेक्ट व्यवसायी से बेच लीजिए, जो भी आपको लगे कि ये मेरा ठीक ठाक ले रहा है फसल तो आप बेच सकते हैं। कुल मिला के यहाँ पे बिचौलियों को हटाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। देखिए होता क्या है, जब मैं उत्पादक हूँ और दूसरा कोई व्यक्ति मतलब ग्राहक है, उत्पादक से ग्राहक के पास कोई भी सामान जाए तो उत्पादक को भी फ़ायदा होगा और ग्राहक को भी फ़ायदा होगा। अब ये कैसे भाई, मान लेते हैं कोई भी चीज़ बनाने में मुझे 10 रुपये लगे, 10 रुपये बनाने में लग गए, मुझे लगा चलो 2 रुपये और मिला दिया जाए तो मुझे 2 रुपये फ़ायदा भी हो जाएगा, है ना, 2 रुपये फ़ायदा हो गया, 20% का मुझे लाभ भी हो गया। या मैं अगर 3 रुपये भी कर दूँ 30% का लाभ फिलहाल 2 रुपये में, तो वो ग्राहक को कितने रुपये मिल जाएगा, 12 रुपये में। बात को समझिएगा, ये जो है पूरा विधेयक जो लाया गया है इसका यही मतलब है, ध्यान से समझिए ये क्या मैं बता रहा हूँ। अब भाई आपने 10 रुपये खर्च किए हुए हैं और आपसे जो बीच वाला व्यक्ति आ जाए, बीच वाला व्यक्ति आ जाए, वो कहेगा ऐसा है भैया आप 10.5 ले लीजिए, या बहुत ज़्यादा कहेगा चलो 11 रुपये ले लो, ठीक है। 11 रुपये वो लिया, यानी 1 रुपया आपको दिया, 10% का आपका फ़ायदा हुआ। मान लीजिए अगर वो 11 रुपये देता है तो देगा तो है नहीं, प्लस वो अपना जोड़ेगा, मान लीजिए वो 2 ही रुपये जोड़ता है, प्लस अगर वो और जगह जाता है तो और 1-2 रुपये जोड़ेगा, तो कुल मिला के हमारा जो रेट होगा वो 13 प्लस 14 प्लस आएगा ना। ये छोटी मोटी बात बता रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ से बढ़ जाता है। 1 रुपये का सामान कोई बने और ग्राहक के पास पहुँचते पहुँचते वो बन जाता है 10 रुपये का, समझ रहे हैं। तो भाई जो बनाया वो 1 रुपये में, वो 1 रुपये में बनाया, 25 पैसे लाभ अगर कमाता है तो बाकी यहाँ तक आते थे इतना रेट कैसे महंगा हो गया, और इसकी वजह से इसका जो है उत्पाद भी नहीं बिकेगा। ये मैं किसानों के हिसाब से नहीं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। अब किसानों के हिसाब से बताने की बात करें तो भाई आप अनाज बेच रहे हैं तो अनाज इतने सस्ते में बिक रहा है, फिर जब वो मैन्युफैक्चरिंग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन के आता है तो वो बड़ा महंगा होता है। क्यों, उसका जो पूरा प्रोसीजर है यहाँ से है, बीच वाले लोग, वो दोनों तरफ से बीच वाले लोग काम करते हैं। जब आप फसल बेच रहे होते हैं कोई भी चीज़, मान लीजिए आपने टमाटर बेचा और उससे कुछ है ना सॉस वगैरह बन के आएंगे, तो वो बेचते बेचते बीच में जितने लोग थे वहाँ तक पहुँचाएंगे कंपनी तक, तब तक रेट जो है डबल हो चुका होगा। अब वो बेचारा उतने में ख़रीदेगा तो उस हिसाब से अपना परसेंटेज लगाएगा ना। अब वो बनाया, उस हिसाब से अपना परसेंटेज लगा कि मुझे इतना लाभ होगा, फिर वो वापस आपके पास आते आते वो भी रेट बढ़ गया, तो आप कहेंगे अरे यार मतलब क्या है, ये होता है। तो कोशिश की जा रही है कि इन चीज़ों को रिमूव किया जाए। अभी बाकी 2 लोगों को हम लोग समझते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। तो कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य यानी कि बिल जो है समर्थन और सुविधा, इसे हम कह सकते हैं 2020 में ये एक पहला विधेयक था जिसमें एमएसपी जारी रहेगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, ठीक है। आप आराम से कोई भी अपना प्रोडक्ट गवर्नमेंट को आप बेच सकते हैं, यानी कि मंडियों में। दूसरा, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक, यानी इसे हम कहें सशक्तिकरण एवं संरक्षण। ये अनुबंध है, अनुबंध ध्यान से देखिए, ये क्या है, अनुबंध है, ये भी विधेयक है 2020। तो अनुबंध होने का मतलब क्या है,
पहले से अपना बातचीत कर लेना है ना, फिक्स्ड कर लेना। तो अब अनुबंध में क्या है, कोई भी चीज़ जैसे बातचीत हो गई। अब यहाँ पे देखिए लोग कह रहे हैं ना कि अब मुझे भी बताया गया कि आप अपनी मर्जी से अपना फसल नहीं बो सकते, आपसे जो कहा जाएगा वही आप बोएंगे। क्या मतलब है भाई, मेरी मर्जी, ये आप अपने अनुसार कर सकते हैं। इसमें क्या है, ये मूल्य आश्वासन होने का मतलब क्या है, और कृषि सेवाओं पर जो भी जो कृषक का है वो सशक्तिकरण एवं संरक्षण कह लीजिए, डायरेक्ट कहिए। तो कुल मिला के किसानों को सशक्त बनाना है, ठीक है, किसान सशक्त बनेगा। और यहाँ संरक्षण से मतलब यह है, सीधा सा इस विधेयक का मतलब यह है दूसरे वाले का। इसमें क्या है, आप डायरेक्ट यानी बीच वालों से कोई मतलब नहीं। वो जो टमाटर का सॉस आपने पाया था कितना महंगा मिला था, वो टमाटर का सॉस आपको सस्ता मिले और आपका टमाटर भी अच्छे रेट में बिक जाए, इसका ये प्रावधान करता है। मेरी बात को समझिएगा। अब आप क्या करेंगे, आप उस टमाटर वाली कंपनी से पहले ही बातचीत कर लेंगे कि ऐसा है और मैं अपने इतने ज़मीन पे टमाटर लगाऊंगा। चूँकि वो भी बात कर रहा है भाई आपसे, उसे भी तो बीच से बचना है, उसको तो डबल मिल रहा है ना, 1 रुपये का सामान जाते जाते उसे 2 रुपये मिल रहा है वहाँ तक। तो वो भी चाहता है कि आपसे बातचीत करें, उसको भी सस्ते मिल जाए, है ना। तो उस हिसाब से भाई वो भी मार्केट में सामान सस्ता उतारेगा तो उसका बिक्री ज़्यादा होगा, जो भी होगा। तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट, मान लीजिए आप फार्मर हैं और इधर कस्टमर है, तो आप दोनों के बीच में अनुबंध होता है जिसे हम एग्रीमेंट कहते हैं ना। तो ये एग्रीमेंट ही है, पहले से एग्रीमेंट बना लिया जाएगा। तो एग्रीमेंट होगा इन दोनों के बीच में। टमाटर का एग्जाम्पल ले लीजिए, दूसरा क्या एग्जाम्पल नहीं। आप टमाटर लगाना चाहते हैं और ये टमाटर खरीदना चाहता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, अनुबंध हुआ कि मैं इतना, ये चाहता है कि इतना टमाटर मैं खरीदूंगा, और तो ठीक है भाई मैं इतना बोऊंगा, ठीक है। तो अब एग्रीमेंट के तहत इसमें क्या होगा, किसान सेफ है। कैसे सेफ है, एग्रीमेंट हो गया। अब फसल जब से लगाई जा रही है, अगर फसल में नुकसान कुछ होता है तो जिम्मेदार कस्टमर, चूँकि एग्रीमेंट पहले से है तो जिम्मेदारी कस्टमर की होगी, कृषक सेफ रहेगा। कहने का मतलब, समस्या ये होती है ना, नुकसान होने का मतलब क्या है, बर्बाद होने का क्या मतलब है। भाई टमाटर लगे हुए हैं पूरे खेत में, अब मुझे ये टेंशन है कि मैं किस रेट पे बेचूं, 1 रुपये में बेचूं, 2 रुपये किलो बेचूं, ये रेट होता है वास्तव में थोक में जब बेचते हैं लोग। तो अब 1-2 रुपये से वो बच जाएगा, किसान बच जाएगा। जितना भी है पूरा माल कस्टमर ले जाएगा, पूरी जिम्मेदारी इसकी है। तो ये टेंशन फ्री है, इसको तो पैसे मिल गए हैं, ठीक है। अब वो बारिश भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तब भी उसे भाई इसे फसल तोड़ के लेके जाना है। ये जैसे एग्रीमेंट हो कि भाई मैं खुद तोड़ के ले जाऊंगा, आमतौर पे ये खुद ही कहेंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं भाई, इसको जब ज़रूरत होगी, जब मुझे काम शुरू करना है, तब वो उसी हिसाब से ले जाएगा। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। या वो कहेगा कि आप मुझे माल तैयार करके या खेत से निकलवा के दे दीजिए। तो कुल मिला के अब वो जो माल है जो आपके खेत में है, वो अब आपका नहीं है, वो इसका है। हेडक किसकी है, इसकी है। क्यों, क्योंकि आपने एग्रीमेंट कर लिया हुआ है। और बेहतर बात यह है कि आपको ये डाउट ही, डर ही नहीं है कि भाई कहीं मेरा फसल ना बर्बाद हो जाए या बिकेगा कि नहीं बिकेगा। इस चीज़ से सीधा सीधा आप बच जाएंगे। और अब बात, मैं ऐसे कच्चे फसल की बात कर रहा हूँ, हम और फसल की भी तो बात कर सकते हैं। वहाँ पे आप गन्ना ले सकते हैं, गेहूँ, धान, कुछ भी हो सकता है। जो भी एग्रीमेंट हो आप कर लीजिए, बीच वाले लोगों से बचत हो जाएगी। तो ये जो बीच में यहाँ से ये जो ब्रेकर लगे होते हैं, ये सारे ब्रेकर डायरेक्ट समाप्त हो जाएंगे और ये दोनों आपस में डायरेक्ट कनेक्ट होंगे। तो क्या होगा, इधर से प्रोडक्ट भी आपको सस्ता मिलेगा और आपका माल भी आपकी अपेक्षा ठीक ठाक रेट में चला जाएगा, है ना। तो किसानों का जो आय है दोगुनी करने का ये प्रोसेसर, मैं टाइम ले रहा हूँ, जानबूझ के टाइम ले रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि बात समझ में आ जाए। क्योंकि वास्तव में जब मैं भी इसको नहीं देखा था तो मुझे भी ऐसे कहा गया, तो मैंने भी कुछ कहा नहीं वहाँ पे, भाई मजबूरी है ना। मैं जानता नहीं था, अभी देखा ही नहीं था इन लोगों को, इन लोगों को मतलब ये तीनों बिल को, ठीक है। तो ये है, तो इससे जो है किसान सशक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। और वो संरक्षित भी है। क्यों, क्योंकि एग्रीमेंट हो गया है।
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्जी है तब करिए, ज़रूर थोड़ी कि आप हमेशा करिए, ऐसा नहीं है। आपकी मर्जी है तो करिए, नहीं मर्जी है तो मत करिए, ठीक है। नेक्स्ट, आवश्यक वस्तु संशोधक बिल। तो देखिए आवश्यक वस्तु संशोधक बिल, ये भी 2020। अब यहाँ संशोधन लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए, संशोधक लिखा हुआ है तो संशोधन का मतलब क्या होता है, यानी पहले से कानून था, तो ये जो है 1950 के समय से ये कानून बनाया गया था, क्या, आवश्यक वस्तु बिल एक्ट में, है ना, आवश्यक वस्तु अधिनियम था, अब उसे आवश्यक वस्तु संशोधन बिल कर दिया गया, क्यों, क्योंकि इसमें नए कानून बनाए जा रहे हैं। अब इसमें जो है इसके तहत क्या होगा, इसके तहत ये है कि देखिए यहाँ पे समस्या क्या है, ये दोनों जो आप समझ गए, इस वाले के तहत क्या होगा, देखिए ये जो होता था आवश्यक वस्तु अधिनियम लाया गया था 1950 के बाद सभी कानून राज्यों में लाया गया था, तो इसमें संशोधन किया जा रहा है। इसमें क्या है ना कि स्टोरेज के लिए जो है लिमिट को हटाई जा रही है। पहले लिमिट लगा हुआ था कि ऐसा है, आप इतना स्टोर कर सकते हैं, इतना स्टोर कर सकते हैं, ये इतना वो उतना, जैसे प्याज, आलू, दलहन, तिलहन, ठीक है, इन सब पे लिमिट लगी हुई थी। उस लिमिट को रिमूव किया जा रहा है, लेकिन तब तक जब तक कुछ आपात स्थिति ना हो, जैसे सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, इन सब चीज़ों के लिए तब तक जो है और स्टेट गवर्नमेंट आप पे ऐसा कोई लिमिट नहीं लगाएगी कि आप इतना उत्पादन करिए या स्टोरेज करिए, है ना। तो इन चीज़ों से इसमें बचा जाएगा, ठीक है। तो संशोधन होगा तो इसमें जो स्टोरेज के लिए है ना, वो सब चीज़ें हटा दी जाएंगी, रिमूव कर दी जाएंगी, ठीक है, कि ये इतना वो उतना। इससे क्या होगा, अच्छा पता है क्या है, अभी मैं थोड़ा सा और बात कर लूँ तब बता रहा हूँ। जो दूसरा कारण है, दो ही कारण है जो लोग विरोध कर रहे हैं, अगर वो नहीं समझ रहे तभी, एक एमएसपी और एक एपी क्या होता है, एपीएमसी, है ना, यहाँ दिख रहा होगा, हाँ, एपीएमसी। अब एपीएमसी को हम लोग समझेंगे। फिलहाल ये बात समझ में आ गई, आवश्यक वस्तु संशोधन बिल, इसमें क्या है, स्टोरेज की सीमा को हटा दिया गया है ना, कि ये इतना रहेगा उतना रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब एपीएमसी में लोगों को समस्या है, ये क्या है, ये 1950 में से ही लागू था। ये जो होता है, देखिए ये क्या हो जाता है, कभी भी एग्रीकल्चर, देखिए इसको मैं इसका फुल फॉर्म लिख दूँ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट नहीं होगा, प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़, ठीक है, यानी कि ये इन्हीं का तो सबसे ज़्यादा समस्या है। ये लाया गया था भाई, अच्छे से काम के लिए लाया गया था, लेकिन इसमें क्या होने लगा, एपीएमसी के तहत, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ कि ये है क्या एक्चुअल में। एपीएमसी जो है ये एक गिरोह बन चुका है मंडियों में, मंडियों के अंदर गिरोह बन चुका है। अब इसमें क्या है, इसमें टैक्स लगते हैं। जैसे आप अपनी वस्तु को लेकर के मंडी में पहुँचे, मंडी में आप बेचने जाएंगे तो वहाँ पे टैक्स लगाए जाएंगे, टैक्स लगेगा, कुछ अलग अलग टैक्स लगेंगे, ठीक है, जिसमें मंडी कर वगैरह जो है राज्य के हिसाब से अपने अपने कर टैक्स लगते हैं, वो तो ठीक है। उसके बाद सब टैक्स लगेंगे, उपकर लगेंगे, और उपकर पता है क्या, उन सरगनाओं के होंगे, है ना, जो गिरोह में जैसे इन्होंने, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम चलता है आमतौर पे, चुनाव वगैरह भी उसमें होते हैं, तो सब वही हैं जो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, या जो बिचौलिए होते हैं ज़्यादा अमाउंट उसमें लगाते हैं और प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं और फिर मार्केट में महंगे दाम पे बेचते हैं। इसमें क्या है, जैसे पंजाब राज्य में है, पंजाब राज्य में लगभग आपका 9% जो है आप टैक्स में पे कर देंगे। मान लीजिए आप 1000 का सामान बेच के आते हैं, तो उसमें से 1000 में से आप लगभग 90 या 100 रुपये आप दे ही देंगे। तो भाई हम 1000 में बेच रहे हैं, जिसमें से हमें 900 मिला, तो क्या फ़ायदा, क्या लाभ हुआ मुझे। और वहाँ भी किस रेट में ख़रीदी जाएगी,
MSP पे, ठीक है। उसमें जो है घट तोल होने का पूरा प्रोसीजर रहता है, लगे होते हैं भाई, उसमें उतना सब मामला होता है उनका। उनके जो सब टैक्स मिलते हैं वो ख़त्म होने लगेगा, समझ रहे हैं। तो और जो भी चीज़ें हैं कुल मिला के प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों को है, APMC वाले लोगों को, है ना। उन्हें लग रहा है कि इसकी वैल्यू ख़त्म, ऐसी मंडियों का वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और फिर उनको कैसे लाभ होगा। हालांकि एक्चुअल में वो, हमें तो नहीं लगता वो उत्पादन करते हैं, है ना। भाई किसान होता तो वो अपने खेत में ही टाइम इन्वेस्ट करता है ना। अब वो तो मंडियों में रहते हैं, अपना लगे होते हैं, हाँ बताओ क्या है, ये है वो है। आप देखेंगे बहुत सारे बिचौलिए तुरंत आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो मुद्दा था, दो चीज़ें, एक तो MSP पे जो लोगों को लग रहा था कि MSP जो है वो समाप्त हो रही है और APMC समाप्त हो रही है। APMC समाप्त हो तो और अच्छी बात है ना, क्या बुराई है। तो ये सब चीज़ें थी और मुझे लग रहा है ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग, और मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। इसमें कहीं भी 1% किसान को कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि किसान की आय को दोगुना करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और बाकी तो सब आप खुद ही समझदार हैं, अपने हिसाब से निर्णय करिए। और हाँ, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने और मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वो भी जान सकें, है ना। और फालतू का अपना टाइम बर्बाद करने से बचें, ठीक है, टेंशन लेने से बचें और इनका भी लाभ उठाएं। और आप कमेंट कर सकते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर है, और डीप में अगर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और गहराई से वीडियो चाहिए इसी पे तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं और अच्छे से इसको डेटाओं के साथ कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। और फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है ना। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दिया होगा आपने और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, कई बार कह चुका है बात। तो बस ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।